जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम उन सारे क्वेश्चनों को का चर्चा करेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हम इसमें पूछे गए हैं सेंटअप एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों से मिलता जुलता जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे और एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ ही भी चर्चा करेंगे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात करते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ए टू जेड हम एनालिसिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी कि यूँ बात करें तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और बात कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस डॉट लगे उन सारे क्वेश्चनों को, यानी कि उन क्वेश्चनों को आप वीडियो के नीचे कमेंट करके एक कमेंट करें और मैं उसका जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और हम अपनी तरफ से 100% श्योर हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चंस गलत होने की चांस हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस। यहाँ पे देख रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जाम ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चंस का हमें एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ए टू जेड हूबहू। अब बात कर लेते हैं आज की सवाल की। हम बात करते हैं आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तो पहला सवाल की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जनन की संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जननांगी संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो यह प्रतिपादित किया था किसने, तो नोस्टेन ने, यानी नोटेस्टीन ने। तो नोटेस्टीन की हम बात करते हैं, इसने प्रतिपादित किया था कब, 1945 में। कब, 1945 में नोटेस्टीन ने यानी कि प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत। अब वही बात कर लेते हैं कि थॉमसन की बात करें तो थॉमसन की बात करें, इसने भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। थॉमसन ने इसने कब किया था, 1929 में किया था। ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसमें से सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें कि एक अगर दो व्यक्ति था तो इसमें दोनों व्यक्ति ने किया है, यानी एक का नाम दिया हुआ है तो एक का नहीं है, तो इसका मतलब ये हम सी मार सकते हैं, डी तो नहीं हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। यह कथन की बात करें तो किसने किया था, सैंपल ने कहा था। ये ध्यान रखना, सी हो जाएगा, जो भी बीमार है ये गलत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य सागरीय तो होगा नहीं, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश है। यहाँ पे प्राकृतिक जलवायु यानी कि वनस्पति सब अधिक मात्रा में, सघन मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर तो होगा नहीं। अब बात करें दक्षिण पूर्वी एशियाई, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो ये हमारा भारत है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे है जो, यहाँ हम भारत बना दिए, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सारे देश हैं, म्यांमार के लेकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, यही होता है भारत से दक्षिण पूर्वी एशियाई। ये दक्षिण पूर्वी देश भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे क्या देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेश है। तो यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। वर्ष की बात करें तो यह 1999 में विश्व की जनसंख्या की बात करें तो हो गया था 6 अरब। ये ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में बात करें सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे, तो आपको पता ही है पर्वतों पे तो जनसंख्या ज़्यादा रह नहीं सकता है, पठारी प्रदेशों में भी नहीं रह सकता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी नहीं पाए जा सकते हैं। तो यह मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो केंद्रित रहते हैं सारे के सारे मैदानी क्षेत्रों में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, किस प्रदेश में रबर के
पौधे पाए जाते हैं। रबर के पौधे तो भूमध्यसागरीय प्रदेश कृषि वाला रबर का पौधा है, ये ध्यान रखने। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती का उत्पादन की बात करें तो यह विटीकल्चर से होता है, और पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन से, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति की बात करें दूध उत्पादन से, और बात करते हैं हरित क्रांति जो बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन से। इसी प्रकार से कई सारे क्रांति होते हैं। गोल क्रांति जैसे कि आलू उत्पादन से होते हैं, और लाल क्रांति मांस उत्पादन से होते हैं, और टमाटर उत्पादन से भी होते हैं। इस तरह बहुत सारे क्रांति इसमें से आपको याद रखने हैं। कम से कम 10 क्रांति याद रखने, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती की हम बात करें तो यह संबंधित है किससे? तो चावल की खेती की हम बात करें तो यह जो है एक प्रकार की मिश्रित कृषि है। क्योंकि मिश्रित कृषि की हम बात करें तो यह मिश्रित कृषि, तो इसके लिए हम बात करें तो मिश्रित खेती हो जाते हैं। अब बात करते हैं रोपण कृषि। जिसने भी रोपण कृषि मारा है तो इसका क्या क्या होगा? रोपण कृषि में कौन कौन से आते हैं? रोपण कृषि में जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, ऑयल, पॉम यानी कि पॉम ऑयल, और क्या होता है काजू हो गया। ये सारे के सारे जो होते हैं रोपण कृषि आते हैं। कौन कौन से रोपण कृषि कौन कौन से आते हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी और पॉम ऑयल और काजू, ये सारे के सारे रोपण कृषि है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? मानव की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो ये आखेट एवं संग्रहण था, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। वही बात करते हैं एशियन कहाँ है? तो एशियन की बात करते हैं जर्मनी में है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? डेन्यूब जलमार्ग की बात करें तो यह अवस्थित है कहाँ पर? यूरोप में। वही बात करते हैं कि नेक्स्ट की तो स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर की बात करते यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ये ध्यान रखना है। यह जो है किसी अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखना है। एशिया और अफ्रीका के बीच में यह नहर है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? पोर्ट सईद की अगर हम बात करें तो यह जो मिस्र में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात कर लेते हैं दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या पे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। राइन जलमार्ग की बात करें तो राइन जलमार्ग कहाँ है? तो ये जर्मनी में स्थित है राइन जलमार्ग, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं 20,000 है। अब वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है डार्विन से मेलबर्न को। बात करते हैं नेक्स्ट की ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? ब्रोकन हिल की बात करते हैं निम्न में से उदाहरण किसका? प्रशासनिक नगर की। अब बात करते हैं मसाई क्या है? मसाई की अगर हम बात करते हैं यह एक क्या है? जनजाति है, और केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाया जाता है। मसाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? केनिया और उत्तरी तंजानिया में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इनमें से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो हम बात करते हैं तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैनचेस्टर का मतलब की हम बात करें तो यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग लगे हैं या उत्पादन में फेमस है, उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और मैनचेस्टर जो सबसे पहले जो ब्रिटेन से दिया गया था, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में का देन है मैनचेस्टर, ये ध्यान रखने हैं, वहीं से शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? सुंदरबन की बात करती है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो यही सुंदरबन में बनता है। किन किन नदियों के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, ये ध्यान रखने। वही बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। भारत में नगरीय बस्ती के न्यूनतम के लिए जो बात करें जनसंख्या की बात करें तो 5,000 है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र की बात करती है गुजरात में स्थित है, और असम में जो भारत का पहला तेल क्षेत्र जो स्थापित किया था, यानी कि पहला तेल क्षेत्र का खोज किया था असम के डिगबोई में। अगर पूछे कि भारत का सबसे
सबसे पहले भारत में तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? असम के डिगबोई में सबसे पहले और सबसे पुराना भी, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हुबली किस राज्य में स्थित है? हुबली की बात करते हैं, यह कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तमिलनाडु की चेन्नई है, ध्यान रखना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये याद रखना है। इस तरह आपको पूछे जा सकते हैं, शहर पूछ सकते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश से अमरावती विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु में चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलुरु। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है, और विशाखापट्टनम कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा भी आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं इनमें से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? मुक्त आकाश नीति की बात करें तो आकाश में तो उड़ते हैं कौन, हवाई जहाज, तो वायु परिवहन से संबंधित है मुक्त आकाश नीति, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो ग्रामीण बस्तियों की हम बात करें तो यह कृषि, विनिर्माण और व्यापार, ये सभी की प्रधानता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति की बात करें तो ये जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो हरित क्रांति की हम बात करें तो यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। यानी कि गेहूं और चावल की, धान की फसलों पर हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ये ध्यान रखना है। दूध उत्पादन बात करते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से, और बात करते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न से। वही बात करते हैं उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, नलकूप और कुआं। कुआं जो है उत्तर भारत का सिंचाई का सबसे उत्तम साधन है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करें तो उत्तर भारत का तो हो गया, दक्षिण भारत की अगर बात करें पूछ ले तब क्या करोगे? तो दक्षिण भारत की बात करें सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो तालाब है, नहर है, नलकूप। तालाब, नहर, नलकूप दक्षिण भारत के सिंचाई के मुख्य साधन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें सलेम संबंधित है। सलेम की बात करें तो ये संबंधित किससे है? यह संबंधित है इस्पात से। किससे? इस्पात से। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की हम बात करें तो सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अगर हम बात करते हैं सोना उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य की बात करें तो ये कर्नाटक हो जाएगा। अगर बात करें तो सोना का तो हो गया, तो अब बात करते हैं चांदी की। अगर बात करें तो चांदी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राजस्थान है, ये ध्यान रखना है, राजस्थान चांदी में है। अब वही बात करते हैं चाय उत्पादन में, अगर पूछे सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो कहाँ पे होता है? कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी और कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। अब वहीं पूछे और भी बात कर लेते हैं तो कौन सा कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा होता है? कोयला की हम बात करें तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, ये छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, इस तरह जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें सिंगरेनी प्रसिद्ध है। सिंगरेनी की बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे कि अगर बात करें तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी, जो कि मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अगर कि तांबा की बात करें तो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो चिली देश सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करता है। और राज्य में पूछे तो विश्व में चिली सबसे ज़्यादा, चिली देश। और वहीं पूछे राज्य में, अगर पूछे सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन एमपी करता है, यानी कि मध्य प्रदेश करता है, राजस्थान करता है और झारखंड करता है, ये ध्यान रखें। ये क्रम वाइज हम बता दिए तंबाकू उत्पादन में। अब बात करते हैं सोलापुर। सोलापुर की अगर हम बात करें तो सोलापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोलापुर की बात करें तो यह जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो बालाघाट। अब बात करते हैं बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट की अगर हम बात करें मैंगनीज क्षेत्र, ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित? सरदार सरोवर की बात करें नर्मदा नदी पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से? तो वायु प्रदूषण से, ये ध्यान रखना है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। तो इसकी बुआई की बात करें तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल हो गया। और खरीफ फसल की अगर हम उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से खरीफ फसल हो जाते हैं? चावल, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली और गन्ना, सोयाबीन।
फिर से सुन लें, खरीफ फसल कौन से होते हैं? चावल, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, कपास, गन्ना और सोयाबीन होता है। और ये खरीफ फसल जो है किस मौसम में बोया जाता है? खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ये ध्यान रखना है और ये समझ लेना। और शीत ऋतु में काट लिए जाते हैं। वही बात कर लेते हैं अब कि रबी फसल की। तो रबी फसल की हम बात करें, इसका भी चर्चा कर लेते हैं। कहीं कहीं इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने हैं। अब बोलते हैं खरीफ फसल की बात करें तो यह यानी कि रबी फसल, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका उदाहरण की बात करें, कौन कौन से रबी फसल हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, तिलहन और आलसी, ये सारे के सारे जो है रबी फसल के उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, गेहूँ फसल का उदाहरण है, यानी कि गेहूँ फसल उदाहरण किसका है? तो गेहूँ जो है एक तरह से की बात करते हैं तो रबी फसल है। जायद फसल की बात करते हैं, ये कौन कौन से जायद फसल होते हैं? जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारे के सारे जायद फसल है, यानी कि वैसे फसल जो कि खरीफ और रबी फसल के बीच में उत्पादन किया जाता है, यानी कि 1 से 2 महीने में इसका उत्पादन कर लेते हैं और इससे नगद धन की प्राप्ति कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करते हैं, ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन गन्ना के उत्पादन में अग्रणी है? तो गन्ना में उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तालचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तालचर कोयला क्षेत्र की बात करती है, ये उड़ीसा में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। और झड़िया और रांची की बात करें तो कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। पृथ्वी के कुल जल का कितना % भाग लवणीय है? तो लवणीय की बात करें तो खारा की बात करें तो 97.5% जो है भाग जो है खारा जल है। और 2.5% यानी कि 2.5% की बात करें तो लगभग जल जो है पृथ्वी के कुल जल का यानी कि 2.5% जल मीठा जल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 2 से 2.5% ही जल जो है मीठा जल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यूनियन में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक जो है धात्विक खनिज नहीं है, यानी कि अधात्विक खनिज है अभ्रक, यानी कि वैसे खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं अधात्विक खनिज। जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज, ये सारे के सारे धात्विक गुण होते हैं। धात्विक यानी कि धात्विक खनिज होते हैं, जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं वो धात्विक खनिज, जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज। अब बात करते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये पहाड़ी की बात कर लेते हैं यह कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करते हैं भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो भद्रावती इस्पात संयंत्र की बात करते हैं ये कर्नाटक में स्थित है। तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना है तांबा उत्पादन में। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं हीरा उत्पादन में भी अग्रणी है देश में। हीरा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर गुजरात में है। और किस देश के आयु लिंक पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं सुंडाकार शीर्ष है? तो ये क्या है? मैक्सिको का, ये ध्यान रखना है। और बांग्लादेश का भी हो सकता है लेकिन मैक्सिको है तो इसलिए मैक्सिको ही सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं पनामा नहर के कितने जल प्रबंधक तंत्र है? तो इसका जल प्रबंधक तंत्र की बात करें पनामा नहर के 3 है, ये ध्यान रखना है। बात करें भारत में प्रवसन की मुख्य धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो कौन सी धारा की बात करें पुरुष प्रधान है? तो ये ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय जो है पुरुष प्रधान है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव भूगोल का कौन सा उपागम नवीनतम है? तो उपागम की बात करें नवीनतम कौन सा है? उत्तर आधुनिक वाद, ये नवीनतम है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत में टेलीविजन का प्रारंभ हुआ? तो 1959 में पहली बार टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। और 1982 में अगर हम बात करें तो पहली बार भारत में रंगीन टेलीविजन आया था, यानी कि रंगीन टीवी का प्रचलन 1982 में हुआ था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें किस देश में रेल मार्गों के जाल सघनतम यानी कि सघनतम घनत्व है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? मानव विकास के स्तंभ की बात करें तो कौन से है? तो इसका स्तंभ कौन सा हो जाएगा? तो इसका स्तंभ की बात करें इनमें से सभी हो जाएगा, क्षमता,
समता, सशक्तिकरण, सतत पोषण, यानी कि डी इसका सही आंसर, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करते हैं, सदिया से धुबरी तक है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, और हल्दिया से इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक एक जलमार्ग कहलाता है, जलमार्ग नंबर 1, और सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहलाता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा अरब सागर की रानी कहलाता है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी कहलाता है? तो ये इसका राइट आंसर की बात करते हैं, कोची कहलाता है। वही बात करते हैं परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करती है? तो दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करती है सड़क परिवहन जो है दरवाजे दरवाजे तक है, ये ध्यान रखने हैं। और निम्न पत्तनों में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखिए इस तरह करके भारत का अपना मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह करके, यानी कि अपना भारत का मैप हम बना देते हैं। इधर हो गया पूर्वी तट, ये ध्यान रखने, पूर्वी, इधर पश्चिमी हो गया। तो यहाँ पे कहता है कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? ये मुंबई जो है, इधर मुंबई यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे मुंबई हो जाता है, और कोलकाता यहाँ बंगाल में हो जाता है, पारादीप उड़ीसा में हो जाता है, हल्दिया भी बंगाल में हो जाता है। यानी कि सभी के सभी पूर्वी तट पर है, और मुंबई जो पश्चिमी तट पर स्थित है, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तारापुर किस राज्य में है? तारापुर की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये ध्यान रखना है। साप्ताह कब अस्तित्व में था? साप्ताह की बात जनवरी 2006 में अस्तित्व में आया था। और किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को विकास को मापन के रूप में घोषित किया है? यानी कि हम बात करते हैं किस देश ने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन में के रूप में घोषित किया है? तो भूटान ने किया है। अब बात करते हैं निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? पश्चिमी तट की बात करें तो कौन सा नहीं? अब की बार ये पश्चिमी तट पर, ये भी पश्चिमी तट पर, ये भी, पारादीप ये उड़ीसा में, ये पूर्वी तट पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन प्रादेशिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो प्रादेशिक व्यापार समूह संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, और ब्यास नदी से इसको जल की प्राप्ति होता है, इंदिरा गांधी नहर को ब्यास नदी से, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण में रख रखाव हेतु उत्तरदायी है? तो कौन सी एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रख रखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तरदायी है, तो बात करते हैं सीमा सड़क संगठन, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इटारसी परिवहन, इटारसी उदाहरण है। इटारसी की अगर हम बात करते हैं किसका उदाहरण है? तो इटारसी की हम बात करते हैं कि कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवहन नगर से। निम्न में से कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो प्राचीन नगर की हम बात करें तो ये कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वाराणसी नहीं है, बाकी सभी प्राचीन नगर के उदाहरण हैं। डेसिबल मापन किसका है? तो डेसिबल से हम ध्वनि को मापन कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण की। भद्रावती का संबंध है किस सेल के लिए? भद्रावती की बात करें, लौह इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है भद्रावती, ध्यान रखना, और कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो रेडियो सक्रिय खनिज की बात करें तो यह थोरियम हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के लिए क्वेश्चन की जो भी एनालिसिस है। तो 100% की हम बात करते हैं, 100% श्योर है कि 100% सही क्वेश्चन है। जो भी डाउट लगे जरूर कमेंट करके बताएं। अब हम बात करेंगे सभी क्वेश्चनों का, यानी कि जो भी क्वेश्चन की हम बात करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको हम अपने मन से पढ़ के क्वेश्चन जो है बोलते जाएंगे, आपको कॉपी में नोट करने हैं। तो हम इसका आंसर तो दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको हम बोल के सुना सकते हैं आराम से, जो कि आप कॉपी में आराम से नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 की। यानी कि ये क्वेश्चंस कौन सा है? यानी कि 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, जो कि 1 से 2 लाइन 5 लाइन तक अधिकतम लाइनों में आप जवाब दे सकते हैं। जो कि 10 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, 2 नंबर का है, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल सकता था। ये क्वेश्चन सारे के सारे जो बोर्ड एग्जाम के में आने के लायक है। आपका सेंटर पे एग्ज़ाम है, सेंटर पे एग्ज़ाम है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल हम बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि
इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या हुआ? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में बिहार का है, ये ध्यान रखना है, और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर क्या है? तो इसका हम बात करते हैं। साक्षरता दर का मतलब होता है किसी खास उम्र के लोगों में से कि कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। सर्वाधिक कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। साक्षरता दर का मतलब होता है कि किसी खास उम्र के लोगों में से कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, उसे साक्षरता दर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय, यानी कि सांख्यिकीय ऐसे करके सांख्यिकीय लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। सांख्यिकीय उपकरण है जिससे किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं: शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये ध्यान रखना है। और 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? UNDP द्वारा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की गहन कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कराएं। गहन कृषि के 2 विशेषता क्या होते हैं? तो पहली विशेषता क्या है? गहन कृषि ऐसे लिखना है, गहन कृषि के निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं। तो पहला लिखना, इसमें ज़्यादा श्रम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज़्यादा श्रम का प्रयोग होता है, इसे लिख देना है। दूसरा क्या लिखना है? इसमें ज़्यादातर स्थानीय ज़रूरतों के लिए ही उत्पादन किया जाता है। और तीसरा लिख देना है, यह कृषि विकासशील देशों में की जाती है। यानी कि 2 ही पूछ रहा है, हम 3 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है स्वच्छंद उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है कि ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें किसी भी जगह पर स्थापित किया जा सकता है। इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन की कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर से बोल देते हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें किसी भी जगह पर स्थापित किया जाता है। इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाकलाप आपको पहले भी बता चुके हैं। तो बात करते हैं क्रियाकलाप है 3 प्रकार के बांटा गया है। 3 प्रकार के कौन कौन से, ये ध्यान रखना है। तो हम बता चुके हैं कौन कौन से। प्रथम क्रियाकलाप में आते हैं कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो भी है वो सारे के सारे जो है कृषि क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा क्या होता है? उद्योग में क्या क्या होते हैं? उद्योग में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कारखाने, ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय सेक्टर में। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? जैसे 3 गो उदाहरण पूछा है, 2 गो, लेकिन क्या आपको 2 उदाहरण पूछा है, 3-4 बोल देते हैं। तो पहला उदाहरण क्या लिखना था? बैंकिंग लिखना था, यातायात परिवहन लिखना था, बीमा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे लिख देना था। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये बता ही चुके हैं। तो इसमें 2 उदाहरण पूछ रहा है, तो बस 2 उदाहरण पूछ रहा है, लेकिन आपको हम 4-5 बता रहे हैं। एक लिखना था बैंकिंग लिख देते। दूसरा लिख देते यातायात, यानी कि यातायात परिवहन आता है, और संचार आता है, दूरसंचार, बीमा, बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख करें। मानव भूगोल के 2 उपागम क्या क्या होते हैं? तो क्या लिखना था? 2 उपागम की बात करें तो एक पहला लिखना था, पहले क्वेश्चन लिखना कैसे था? मानव भूगोल के 2 उपागम निम्नलिखित प्रकार है। तो पहला लिखना था प्रादेशिक विश्लेषण, दूसरा लिखना था मानवतावादी अमूलवादी, क्या लिखना था? मानवतावादी अमूलवादी, ठीक है, और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय, ये इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो जाता है? अब बात करते हैं 8 की।
8 नंबर कहते हैं जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख करें। जल परिवहन के 2 लाभ क्या क्या होते हैं? तो लिखना था जल परिवहन के 2 लाभ निम्नलिखित है। तो पहला लिखना था इसकी परिचालन लागत न्यूनतम होती है, यानी कि इसके परिचालन लागत जो होती है कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है। दूसरा लिखना था यह लंबी दूरी यात्रा का सबसे सस्ता साधन है। और तीसरा लिख देना था भारी माल का परिवहन जल मार्ग द्वारा ही किया जाता है। इतना ही 3 बोल दिए हम, 2 ही पूछ रहा है, ये बहुत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कहता है कि प्रादेशिक यानी कि 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखें। कभी लिख देता है 2 प्रादेशिक, कभी लिख देता है विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखें। यहाँ पे 2 विश्व भी जोड़ सकता था, या संसार दुनिया ये भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा है 2 प्रादेशिक व्यापार समूह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो लिखना था 2 प्रादेशिक व्यापार समूह लिखना था, हम 4 बोल देते हैं। तो पहला लिख देना था क्या? आसियान, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहते हैं, 1 नंबर हो गया। दूसरा लिख देना था क्या? CIS, ये लिख देना था। तीसरा लिख देना था ओपेक, ओपेक। और चौथा लिखना था साप्टा। ये 4 हो गया, 2 ही पूछ रहा था, हम 4 बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख करें। ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना है क्या लिखना था। इसमें भी लिखना था आपको, बहुत ही इजी तरीके से लिख देना था। लिखना था ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूप यानी कि प्रतिरूप होते हैं। एक प्रतिरूप होता है क्या? रेखीय होता है। और दूसरा क्या होता है? आयताकार। इसको क्या करना था? इसको रेखीय लिख के अंडरलाइन कर देना था। अंडरलाइन करके इसमें लिखना था 2 शब्द, सड़क, रेल, नदी या नहर के किनारे बनी बस्तियों को रेखीय प्रतिरूप होते हैं या कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखना था? रेखीय में शहर, यानी कि रेखीय में लिखना था सड़क, रेल, नदी या नहर के किनारे बनी बस्तियां रेखीय प्रतिरूप की होती है। और आयताकार लिख के इसके भी अंडरलाइन करके इसमें भी लिखना था 2 शब्द कि समतल क्षेत्रों में बनी बस्तियों का प्रतिरूप आयताकार होता है। बस इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें तो प्रवसन, यानी कि प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों का उदाहरण दें। प्रवसन को ही प्रवासन कहते हैं, ये ध्यान करें। प्रवासन यानी प्रवसन, ये ध्यान करें। इसको क्या लिखना था? प्रवसन यानी प्रवासन को 2 कारक लिखना था। प्रवासन के यानी कि प्रवासन या प्रवसन के 2 अपकर्ष कारक निम्नलिखित प्रकार है। तो पहला लिखना था क्या? प्राकृतिक आपदा। दूसरा लिखना था उच्च वेतन। तीसरा लिखना था निम्न आय। और चौथा लिखना था आवास की कमी। अब बात करते हैं 12वां की, प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रवसन का अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या करना था? प्रवासन पूछे या प्रवसन पूछे, कभी लिख देगा प्रवासन या प्रवसन, दोनों एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखना है। इसको भी प्रवासन भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रवसन भी लिख दिया है, प्रवासन भी होगा। अब बात कर लेते हैं, यह प्रवासन का अर्थ है किसी व्यक्ति या लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही प्रवासन कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो गंदी बस्ती का मतलब क्या होता है? गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ी शहर में देखने को मिलता है, इसको लिखना कैसे था? लिखना था गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ी उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। यह देश के लगभग सभी औद्योगिक नगर में देखने को मिलता है। बस इतना ही लिखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखें। 2 महानगर पूछ रहा है, हम 3-4 बता देते हैं। तो 2 महानगर लिखना था, लेकिन 3-4 लिख लो, कोई भी 2 लिख देना था। जैसे दक्षिण भारत में क्या होता है, ये हमारा भारत है, इस तरह का है। ये जो सारे के सारे एरिया जो दक्षिण भारत कहलाते हैं, यहीं का नगर क्या होता है? तो चेन्नई हो जाता है। यहाँ पे तमिलनाडु का, यहाँ पे तमिलनाडु, ये चेन्नई हो जाएगा एक महानगर। उसके बाद बेंगलुरु है कर्नाटक का, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। और हैदराबाद है यहाँ पे। और कोयम्बटूर है, ये भी लिख सकता है कोयम्बटूर। कोच्चि केरल का। और विशाखापत्तनम ये आंध्र प्रदेश का, ये लिखना था। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोच्चि विशाखापत्तनम, ये 4-5 नाम बोल दिए, 2 ही लिखना था। अब बात करते हैं भारत में घटते जल स्तर, क्या लिखना था? भारत
में घटते जल संसाधन के दो उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। घटते जल संसाधन के दो उत्तरदायी कारक लिखना था। क्या लिखना था इसमें? तो लिखना था भारत में घटते जल संसाधन के दो उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। तो पहला लिखना था तेजी से बढ़ती आबादी के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। और दूसरा लिखना था जल संसाधनों का प्रदूषण बढ़ रहा है। तीसरा लिखना था तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जल निकायों का प्रदूषण बढ़ गया है। ये तीन में से जो है दो ही लिखना था, आपको तीन ही हम बता दिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब बात कर लेते हैं हम कि ये 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये 16 नंबर बात करेंगे, 17, 18, 19, 20 तक बात करेंगे। तो हम 20 तक ही बात करेंगे और द्विघातीय प्रश्न की बात नहीं करेंगे, इसको हम बाद में बताएंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम बात करें भारत के 4 कपास उत्पादक राज्यों का नाम लिखने के लिए कहा है। भारत के 4 कपास राज्यों के उत्पादक वाला नाम क्या लिखना है? पहले नंबर क्या लिखना था? गुजरात लिखना था। और दूसरा क्या लिखना था? महाराष्ट्र लिखना था। गुजरात का पड़ोसी है महाराष्ट्र। उसके बाद लिखना था आंध्र प्रदेश। इसी का पड़ोसी क्या है? तेलंगाना लिखना था। ये 4 राज्य ही लिखना था, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, भारत के 4 मैंगनीज उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। 4 मैंगनीज उत्पादक राज्यों के नाम था मध्य प्रदेश लिखना था, मध्य प्रदेश। दूसरा लिखना था क्या? महाराष्ट्र भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक भी हो जाएगा, कर्नाटक। और तीसरा चौथा हो जाएगा उड़ीसा। ये 4 राज्य है, आपको नाम लिखना था, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ की बात करें तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर लिखना है क्या? पर्यावरण को ध्यान में रखकर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए किए गए विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखकर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए किए गए विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर की बात करें, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है? तो लिखना है इसका आंसर, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार है। तो पहला लिखना था क्या? भारत में लिखना था पहला, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, पहला नंबर। दूसरा लिखना था दूसरा लिखना था सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए कई नई संभावनाएं पैदा की है, ये लिखना था। तीसरा लिखना था सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत के सॉफ्टवेयर और सेवा सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा दिया है। और चौथा लिखना था सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण विद्यालयों में अध्यापकों की ज़रूरत कम होती जा रही है। इस तरह के 4 पॉइंट हम बोले हैं, लेकिन 2 ही लिखना था, यानी कि कोई 2-3 लिख देना था। 4 बोल दिए, चारों लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं उदारीकरण, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिखना था उदारीकरण का मतलब है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटाना। क्या है आंसर? इसको लिखना था उदारीकरण का मतलब है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नियंत्रणों में ढील देना या उन्हें हटाना। और आर्थिक उदारीकरण भारत में 1991 में अपनाया गया था। उस समय कौन था? मनमोहन सिंह इसके क्या थे? वित्त मंत्री थे, ये ध्यान रख रहे हैं। और उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना 1991 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।